एमपी बोर्ड के कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड की आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है विज्ञान की, तो बच्चों यह जो पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस क्लास में आप विज्ञान का अध्याय 5 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है लंबाई एवं गति। तो बच्चों आसान भाषा में समझेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसका आपका सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आपको करने हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, यदि आपके मापक स्केल के सिरे टूटे हो तो आपको क्या करना होगा। जो स्केल होता है जिस पर इस तरह से नंबर डले हुए होते हैं, तो स्केल के ये वाले सिरे यदि टूट जाएं तो आप किससे मापना शुरू करेंगे। तो माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे हम, मापन करने के लिए यानी कि माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। दूसरा आपका रहेगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो वे उभरे चिन्ह वालों, जो उभरे चिन्ह के स्केल होते हैं उनका उपयोग वे करेंगे। तो उभरे चिन्ह वाला जो स्केल है उसका उपयोग आप करेंगे। अगला आपका रहेगा, एक घुमावदार रेखा को मापने के लिए धागे का उपयोग करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो एक सीधी पैमाने पर धागे की लंबाई मापेंगे। क्या करेंगे, एक सीधी पैमाने पर धागे की लंबाई को नापेंगे। चौथा है, आप और आपके मित्र कब डूडी कोट के लिए रेखाएं खींचेंगे। तो संदर्भ बिंदु का उपयोग करके किसका उपयोग आप करेंगे, संदर्भ बिंदु का उपयोग आप करेंगे। अगला प्रश्न आपका रहेगा, जब हम चलती बस में होते हैं और बस में अन्य यात्रियों को देखते हैं तो हम उनकी गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। बस है, बस में यात्री बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, तो हम जो हमारे सामने यात्री बैठे हैं उनके बारे में क्या सोचेंगे कि वे आराम कर रहे हैं। क्या सोचेंगे हम उनके बारे में कि वे आराम कर रहे हैं। अगला आपका रहेगा, गणतंत्र दिवस आयोजन के समय छात्रों ने विद्यालय की सजावट के लिए विद्युत बल्ब की लड़ी लगाई। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन निम्न में से किसकी सहायता से किया होगा। तो लचीली मापन फीते से। किससे, लचीले मापन फीते का उपयोग इन्होंने किया होगा। अगला आपका जो प्रश्न है, यहाँ पे ये वाली आप ये चित्र देखिए, इसमें उपरोक्त चित्र में किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे हैं। इस परिस्थिति में संदर्भ बिंदु है, तो कौन सा रहेगा आपका, दिल्ली। 0 किलोमीटर आपका यहाँ पे सही रहेगा। अब अगला आपका जो प्रश्न है, स्केल पर माप पढ़ते समय आपकी आंख किस स्थान पर होनी चाहिए। तो निशान के ठीक ऊपर। कहाँ पे होनी चाहिए, निशान के ठीक ऊपर होनी चाहिए। अगला आपका प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 1 इंच में 1.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर रहेंगे। दूसरा है, वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में 1.5 गति है, तो कैसी है, आवर्ती गति है। तीसरा है, बोतल के वक्र भाग की लंबाई मापन हेतु 1.5 प्रयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करेंगे, धागे का प्रयोग आप करेंगे। अगला है, लंबाई का एसआई मात्रक है, तो क्या है, मीटर। क्या रहेगा, मीटर है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1.5 सेंटीमीटर है, तो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है। अगला है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति 1.5 कहलाती है, तो कैसी कहलाती है, वृत्तीय गति उसकी कहलाएगी। कैसी गति, वृत्तीय गति कहलाएगी। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अगला आपका जो प्रश्न है,
लघुत्री, अति लघुत्री प्रश्न है तीसरा। दृष्टिबाधित व्यक्ति लंबाई का मापन कैसे करते हैं? तो दृष्टिबाधित व्यक्ति उभरे चिन्हों वाले स्केल से लंबाई का मापन करते हैं। कैसे स्केल से? उभरे स्केल से लंबाई का मापन ये करेंगे। चौथा है, क्या दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई और मोबाइल की मोटाई मापने के लिए मीटर को मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? यदि नहीं तो इन लंबाई और मोटाई को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा नहीं, सुविधाजनक नहीं होगा। दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में तथा मोबाइल की मोटाई मिलीमीटर में मापना उचित है। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला आपका जो प्रश्न है, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो उदाहरण के लिए 1.5 मीटर बराबर 150 सेंटीमीटर और यहाँ से बराबर आपका रहेगा 1500 मिलीमीटर, या फिर आप 1500 मिलीमीटर भी इसको बोल सकते हैं। अगला है आपका, हरदीप और दीपा पार्क में खेलने के लिए गए हैं। दीपा ने एक खंबे पर रस्सी से बंधे झूले पर झूला तथा हरदीप मेरी गो राउंड झूले पर घूमने लगा। हरदीप और दीपा के द्वारा होने वाली गतियों के नाम लिखकर प्रत्येक गति का एक उदाहरण दीजिए या लिखिए। उत्तर रहेगा दीपा दोलन गति, उदाहरण है झूले का आगे पीछे चलना। हरदीप वृत्ति गति, उदाहरण है मेरी गो राउंड का घूमना। तो इस तरह से दोनों में फर्क यहाँ पे दिया गया है, दोनों की गति में। अगला प्रश्न है, निम्न परिस्थितियों में गति का नाम लिखिए। तो पेड़ से फल गिरना और दीवाल घड़ी में सुई की गति। तो पेड़ से फल का गिरना क्या है? सरल रेखी गति है। और दीवाल घड़ी में सुइयों की जो गति है वो क्या है? वृत्ति गति है। तो ये दोनों की गति अलग हो गई, एक सरल रेखी गति है और एक की वृत्ति गति है। आठवां, संदर्भ बिंदु से क्या अभिप्राय है? तो वह निश्चित बिंदु जिसके आधार पर किसी वस्तु की स्थिति या दूरी ज्ञात की जाती है संदर्भ बिंदु कहलाता है। किसे कहेंगे संदर्भ बिंदु? कि वह निश्चित बिंदु जिस पर क्या होगा? किसी वस्तु की स्थिति और किसी वस्तु की स्थिति या उसकी दूरी को हम ज्ञात करते हैं, उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लोग किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु हाथ, पैर, उंगली आदि से मापने की बजाय मानक इकाई का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ, पैर, उंगली आदि की लंबाई हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, इसलिए मानक इकाई से मापन करने पर सही और समान परिणाम मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं? मापक इकाइयों का उपयोग करते हैं। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। हम हमारे हाथ, पैर, उंगली का उपयोग क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो उंगलियां हैं वो अलग अलग होती है। किसी की उंगलियां बड़ी होती है, छोटी होती है, मोटी, पतली, इस तरह से होती है। तो इसलिए हम मानक इकाई का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी जो उसको हम मापते हैं वो एकदम सही है और समान परिणाम मिलता है, यानी कि एक जैसा परिणाम मिलेगा, इसलिए हम मानक इकाई का उपयोग करेंगे। 10वां है, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर का क्या महत्व है? तो अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर लंबाई का मूल यानी कि मौलिक मात्रक है। यह सभी लंबाइयों के मापन का मानक मात्रक है। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब आपका 11वां जो प्रश्न है, एक घुमावदार रेखा की लंबाई को सही तरीके से कैसे माप सकते हैं? तो घुमावदार रेखा की लंबाई मापने के लिए धागा या लचीले मापन फीते को उस रेखा के सहारे रखकर निशान लगाते हैं, फिर उस धागे या फीते की लंबाई स्केल से मापते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न को मापने की इकाई लिखिए।
तो दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी किलोमीटर में, सिक्के की मोटाई मिलीमीटर में, रबड़ की लंबाई सेंटीमीटर में और स्कूल मैदान की लंबाई मीटर में। तो इस तरह से हम इनको मापेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां है, मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय बरती जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। तो मीटर स्केल से की सहायता से हम लंबाई को नापेंगे तो कौन सी सावधानी रखेंगे? पहली, स्केल को सीधा और मापी जाने वाली वस्तु को समांतर रखना चाहिए। स्केल को हम सीधा रखेंगे और मापने वाली वस्तु को समांतर रखेंगे। दूसरा, माप पढ़ते समय आंख को निशाने के ठीक ऊपर रखना चाहिए। जब हम माप रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं उसको क्या करेंगे? उस निशान को, आंख को निशान के ठीक ऊपर रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जो एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती हैं? गति के प्रकार का भी उल्लेख कीजिए। तो हम क्या करते हैं? जानते हैं। ऐसी वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं तो हम लिखेंगे हाँ, ऐसी कई वस्तुएं हैं जो एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती हैं। कौन कौन सी हैं? उदाहरण है, सड़क पर चलती साइकिल का पहिया 2 प्रकार की गति प्रदर्शित करता है। पहला है घूर्णन गति, दूसरा है सरल रेखी गति। तो घूर्णन गति में पहिया अपने अक्ष पर घूमता है और सरल रेखी गति में साइकिल सड़क पर आगे बढ़ती है। समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका यहाँ से 15वां प्रश्न रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापन वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? क्योंकि लचीला फीता मुड़ी हुई तथा गोल वस्तुओं की परिधि को आसानी से सही ढंग से माप सकता है, इसलिए हम लचीले मापने वाले फीते को पसंद करते हैं। अगला है, जब आप अपने और अपने दोस्त के हाथ की लंबाई की तुलना करते हैं तो आपके दोस्त परिणाम के बारे में क्या पाते हैं? तो हम पाते हैं कि दोनों के हाथों की लंबाई समान भी हो सकती है और अलग-अलग भी हो सकती है। क्या परिणाम देखने को मिलेगा? कि दोनों के हाथों की लंबाई समान भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है और अलग-अलग भी हो सकती है। अब हम 17वें प्रश्न को पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु दिशा बदले सीधी रेखा में चलती है तो उसे किस प्रकार की गति कहते हैं? इस गति का 2 उदाहरण भी लिखिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सरल रेखी गति कहेंगे। कैसी? सरल रेखी गति कहेंगे। और सीधी सड़क पर चलती कार और पेड़ से फल का गिरना। तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ को सेंटीमीटर में और कुछ को मिलीमीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाकर तालिका आपको बनानी है। तो लंबाई का उपयुक्त मात्रक और मापनी वस्तुएं। पहली है मिलीमीटर, सिक्के की मोटाई। दूसरा है कागज की मोटाई और तीसरा है पेन की नोक। सेंटीमीटर में पेंसिल और पुस्तक और रबड़। तीसरा है मीटर, तो कमरे की लंबाई, स्कूल का मैदान और सड़क की चौड़ाई। तो अच्छे से आपको अपनी कॉपी में इन सबको नोट करना है आपके। अब यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 3 छात्रों ने अपनी कक्षा की लंबाई मापी है, अपने माप बताए। फिर से पढ़ लीजिए। 3 छात्रों ने क्या किया है? अपनी कक्षा की जो लंबाई है उसे मापी है, अपने माप बताए और उनके मापने का मान अलग-अलग थे। उनके मापों में अंतर के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो उनके मापने का अलग-अलग होने के कारण हो सकते हैं। पहला,
अलग अलग मापने का तरीका अपनाया होगा। दूसरा है माप पढ़ने में त्रुटि हुई होगी, यानी कि जब मापन कर रहे थे उस समय गलती हो गई होगी। तीसरा है अलग अलग मापने वाले उपकरणों का उपयोग करना और माप की शुरुआत या अंत सही स्थान से ना करना। या तो मापन शुरू से किया होगा तो वह शुरुआत अच्छे से नहीं की होगी, या फिर आखिरी टाइम में जो अंत समय आया होगा मापन खत्म करने का, उस समय ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा। तो इस तरह से गलतियां हो सकती है वहां पे। अब आपका अगला जो प्रश्न है, एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो घुमावदार रेखा पर धागा सावधानी से रखें और पूरी रेखा के साथ फैलाएं। जहां रेखा समाप्त होती हो वही धागे पर निशान लगाएं, फिर धागे को सीधा करके स्केल से उसकी लंबाई माप लें। इस तरह हम क्या करेंगे, पूरी प्रक्रिया को हम करेंगे जिसका वर्णन हमने किया है। अब अगला आपका प्रश्न है, संदर्भ बिंदु की अवधारणा किसी वस्तु की स्थिति का सटीक वर्णन करने में कैसे मदद करती है। संदर्भ बिंदु के आधार पर किसी वस्तु की सही स्थिति और दूरी बताई जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि वस्तु कहाँ स्थित है। किसी संदर्भ बिंदु के आधार पर क्या करेंगे, किसी वस्तु की सही स्थिति और उसकी दूरी बताई जा सकती है। इससे यह स्पष्ट होगा कि वस्तु कहाँ पे स्थित है। आपका अगला जो प्रश्न है, अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तु तथा 5 ऐसी वस्तु जो कैसी हो, विराम अवस्था में हो, सूची बनाइए और इन विराम अवस्था वाली वस्तुओं की गतिशील बनाने के लिए आप क्या कार्य करेंगे। तो गतिशील वस्तुएं चलती कार, साइकिल, पंखा, दौड़ता हुआ व्यक्ति और उड़ती हुई चिड़िया। अब विराम अवस्था की वस्तुएं कौन सी हैं, इनको समझ लेते हैं। तो विराम अवस्था की जो वस्तुएं हैं, मेज, कुर्सी, पुस्तक, पत्थर, अलमारी, ये सब क्या है, विराम अवस्था में है। इनको हम उठाएंगे, किसी दूसरे स्थान पर रखेंगे तभी ये जाएंगी, या फिर जिस जगह पे धरी है उसी जगह पे ये रखी रहेंगी जब तक कि हम इनको उठाकर कहीं इनकी जगह ना बदल लें। तो इनसे गतिशील बनाने के लिए इन पर धक्का देकर, खींचकर या बल लगाकर इन्हें गति में लाया जा सकता है। समझ में अच्छे से आया होगा। अब आपका यहाँ पे जो परियोजना कार्य आपको दिया गया है, आपके परिवेश में अपने दैनिक गति एवं दोलन गति होते हुए कहीं कहीं देखिए। प्रत्येक के 5-5 उदाहरण आपको देना है। तो इसके उदाहरण आपके रहेंगे दैनिक गति के 5 उदाहरण और दोलन गति के 5 उदाहरण। पहला है सड़क पर चलती कार, दूसरा है साइकिल का चलना, तीसरा है गेंद का फेंका जाना और चौथा रहेगा नदी में बहता पानी और पांचवा रहेगा पक्षी का उड़ना। दोलन गति में झूले का आगे पीछे हिलना, घड़ी की पेडुलम का हिलना, झूलते हुए दरवाजे का हिलना और चौथा रहेगा झूले पर बैठे बच्चों का हिलना। पांचवा है स्प्रिंग या फिर कुंडी का दबाने पर आगे पीछे हिलना। तो ये हो गई है आपकी यहाँ पे दैनिक जीवन में दोलन करती हुई गति। आपकी जो 5-5 उदाहरण आपसे पूछे गए थे। दूसरा कार्य आपको क्या दिया गया है, इसमें आपने कोई 10 सहपाठियों की ऊंचाई को मीटर मापने से मापिए तथा निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। सहपाठी का नाम, लंबाई मीटर में और लंबाई सेंटीमीटर में। पहला है आरव, 1.23 मीटर है, 132 सेंटीमीटर। दूसरा है राहुल, 1.28 मीटर, 128 सेंटीमीटर। तीसरा है सिया, 1.35 मीटर और 135 सेंटीमीटर। नेहा, 1.30 मीटर और 130 सेंटीमीटर। मोहन, 1.29 मीटर और 129 सेंटीमीटर। कविता है 1.33 मीटर और 133 सेंटीमीटर। विवेक आपका रहेगा 1.31 मीटर और सेंटीमीटर में 131 सेंटीमीटर। 8वें में है पूजा, 1.34 मीटर, 134 सेंटीमीटर। 9वां है ईशान,
1.27 मीटर। इसकी जो सेंटीमीटर लंबाई रहेगी 127 सेंटीमीटर। अगला आपका रहेगा लास्ट वाला अंकित 1.26 मीटर। इसकी जो लंबाई है वो 126 सेंटीमीटर रहेगी। तो बच्चों आज हमने अध्याय 5 कंप्लीट किया है। इस तरह से आपके पास जो पुस्तक है उसमें आपको सभी को भर लेना है अच्छे से ध्यान से, और प्लेलिस्ट इनकी, और बच्चों आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको पूरे अध्याय मिल जाएंगे। जितने भी अध्याय हमने 1 से लेकर 4 तक के कंप्लीट किए हैं सभी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट को आप चेक करें और पूरे पार्ट आपके हैं उनको अच्छे से आप कंप्लीट करें।